गोरी भाभी की कॉपी करने वाली काली नंद। अरे काव्य, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है तू? दूल्हे की बहन है, कमरे में रहेगी तो सब लोग क्या सोचेंगे कि बहन को शायद भाई की खुशी रास नहीं आ रही। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे भाई की खुशी से कितनी खुशी है। तो फिर अपने भाई की खुशी के लिए चल आ जा, जल्दी से तैयार होकर। बारात थोड़ी ही देर में निकलने वाली है। लेकिन माँ, आप मेरी बात समझो ना। जो मैं कह रही हूँ तू उसे समझ। चल जल्दी से तैयार हो जा। हेमलता इतना कहकर चली जाती है। माँ ने तो तैयार होने के लिए बोल दिया, लेकिन जब मैं तैयार होकर जाऊंगी तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। ऊपर से सभी रिश्तेदार आए हुए हैं। कभी अपने आप से ये सब कहने के बाद तैयार होकर वो नीचे आ जाती है। उसमें नारंगी कलर का सूट पहना होता है, जिसे देखकर कुछ लड़कियां हंसती हैं तो कुछ औरतें उसे एडवाइस करने लगती हैं। अरे ये क्या काव्या, तुमने ये नारंगी कलर का सूट क्यों पहना? ये तुम्हारे रंग को और भी ज्यादा काला कर रहा है। आजकल लड़कियां इस कलर को बहुत ज्यादा पहन रही हैं, इसलिए मैं भी अपने लिए यही ले आई थी। अरे कपड़े कम से कम अपने कलर को देख कर लिया कर, कितनी बार समझाया है। मौसी, मैं कलर के हिसाब से ही कपड़े खरीदती हूँ। और तूने ये कैसे मेकअप किया है? देख तेरा चेहरा कितना अजीब लग रहा है। तुझे अपने कलर के हिसाब से पाउडर लगाना चाहिए था। तेरा चेहरा बिल्कुल सफेद सफेद चमक रहा है। बेचारी कितनी काली है, इसका भी मन करता होगा गोरे होने का, लेकिन अफसोस बेचारी हो नहीं सकती। बेचारी क्रीम पाउडर लगाकर ही सफेद चिट्टी हो जाती है। अपने ही भाई की शादी में तैयार होने के बाद जब काव्य ऐसी ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए वापस अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। शीशे के सामने खड़े होकर वह खुद से कहती है, आखिर क्यों मैं ऐसी हूँ? क्यों मैं दूसरों की तरह सुंदर और गोरी नहीं हूँ? मुझे नहीं जाना अब किसी भी शादी में। काव्या रोते हुए सो जाती है। बाहर से हेमलता दरवाजा पीटती रह जाती है, लेकिन काव्या दरवाजा नहीं खोलती। हार कर बेचारी हेमलता को अकेले ही अपने बेटे की बारात को लेकर जाना पड़ता है। वहाँ वह धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाकर अपनी बहू को घर लेकर आती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शिल्पा ने लंबा सा घूंघट किया हुआ था, जिसे देखकर एक औरत कहती है, अरे हेमलता, तेरी बहू ने तो बड़ा लंबा घूंघट किया हुआ है, अब इसका चेहरा कैसे देखा जाएगा? अरे बहन, देखना ही क्यों है, अभी तो मुंह दिखाई की रस्म होगी, उसी पर ही दिखाऊंगी अपनी बहू का चेहरा। चलो ये बात भी ठीक है। इस तरह हेमलता अपनी बहू को घर के अंदर लाकर एक जगह बैठा देती है। थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी, इसलिए तुम यहीं बैठी रहो। माँ जी, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? एक गिलास पानी ही नहीं, अभी खाना भी भिजवाती हूँ, रुक जा बहू। हेमलता अपनी बहू के लिए पानी के साथ खाना भी लेकर आती है। शादी के पहले दिन तो हम तेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी भर तुझे हमारी सेवा करनी होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। कुछ ही देर में शिल्पा की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। जैसे ही आस पड़ोस के रिश्तेदार की सभी औरतें शिल्पा का चेहरा देखते हैं, वो बहुत खुश होती हैं और साथ में हेमलता से कहती हैं, अरे कहाँ से लेकर आ गई ये चांद सा मुखड़ा? बहुत किस्मत अच्छी है तेरी जो तुझे इतनी सुंदर बहू मिली है। चलो अच्छा है सास ने बहू बेटी जैसी नहीं ढूंढी, नहीं तो वो अभी बहुत ज्यादा काली हो जाती। इस तरह की बातें बोलकर वहां सभी औरतें शिल्पा को शगुन देकर चली जाती हैं। शिल्पा को ये सारी बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहती। चुपचाप मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद वह आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। ओह माय गॉड, मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ। शादी में कितना परेशान होना पड़ता है, लेकिन पूरी शादी में मुझे मेरी एक भी नंद दिखाई नहीं दी। सुनने में आया था कि मेरी एक तो नंद है ही, लेकिन वो कहाँ है? सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, तभी शिल्पा को रसोई की तरफ से आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या? रसोई की तरफ से ये कैसी आवाज आ रही है? एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं आ गया। शिल्पा जैसे ही रसोई की तरफ जाती है तो उसे वहां काव्या दिखाई देती है। अरे तुम कौन हो? चोरी करने आई हो क्या इस घर के अंदर? भला अपने ही घर में चोरी कौन करता है भाभी जी? भाभी? हो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या तुम ही मेरी इकलौती नंद हो? हाँ भाभी, बदकिस्मती से वो काली कलूटी नंद मैं ही हूँ आपकी। भूख लगी थी तो खाना लेने आ गई थी। चलो अब आप भी जाकर सो जाना, मैं भी जाकर सो रही हूँ।
काव्या तुषार से बड़ी थी, लेकिन पहले शादी तुषार की हुई थी क्योंकि काव्या के काले रंग की वजह से उसकी मां हेमलता को उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा था। जो कोई भी उसे पसंद करना आता उसके काले रंग को देखकर उसे रिजेक्ट करके चला जाता। ऐसा उसके साथ कई बार हो चुका था, इसलिए वह बहुत दुखी थी। अपने भाई की शादी के बाद जब वह अपनी गोरी भाभी को अच्छे अच्छे कपड़े पहने और गहने पहनते हुए देखती है तो उसका भी बहुत मन करता है। काश कि मेरी भी शादी हो चुकी होती तो मैं भी भाभी की तरह ऐसे ही गहने, मेकअप और अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होती। पता नहीं शादी के बाद मैं कैसे लगूंगी। काव्या ये सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में शादीशुदा औरत की तरह तैयार होने का ख्याल आता है। वह अपनी भाभी के कमरे से उनका कुछ सामान निकालकर अपने कमरे में ले आती है। वह उनका शादी का चूड़ा, लाल कलर की साड़ी और पूरा 16 श्रृंगार लेकर तैयार होना शुरू कर देती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। काव्या गाना गाते हुए पूरी तरह तैयार होने लगती है। ना तो उसे अच्छे से तैयार होना आता था और ना ही उसे अपने चेहरे पर मेकअप करना आता था। उसी वक्त उसकी भाभी शिल्पा कमरे में आ जाती है। नंद जी, कहाँ हो आप? दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। शिल्पा जैसे ही काव्या को देखती है तो शिल्पा उसके ऊपर हंसने लगती है। हाँ हाँ, हंस लो। आपको भी हंसी आ रही होगी जैसे बाकी सब लोग मुझ पर हंसते हैं। नंद जी, आप ये सब क्या कह रही हो? पहले मुझे बताओ तो सही, आपको क्या शौक चल रहा है ये शादीशुदा लोगों की तरह तैयार होने का? ये सुनते ही काव्या रोने लगती है और रोते हुए अपनी भाभी से कहती है, अब आपको क्या बताओ भाभी, आपको पता है आपके रिश्ते से पहले मेरे बहुत रिश्ते आए थे। तुषार मुझसे छोटा है लेकिन उसकी शादी मुझसे पहले हुई क्योंकि जो भी कोई मुझे पसंद करने आता उसे मैं मेरे काले रंग की वजह से पसंद ही नहीं आती। ये काला रंग मेरे लिए जैसे मानो कोई श्राप ही बन गया हो। मैं इतनी काली हूँ कि किसी के घर की बहू बनने के लायक ही नहीं हूँ। उसकी सारी बातें सुनकर शिल्पा कहती है, अरे अरे नंद जी, आप इतना क्यों सोचती हो? और कौन कहता है कि कल और गोरे रंग से ही सुंदरता पहचानी जाती है? रुको, मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करती हूँ। शिल्पा खुद काव्या को एक शादीशुदा औरत की तरह तैयार करके दिखाती है। उसके हाथ का किया हुआ मेकअप करने के बाद काव्या बहुत खूबसूरत और सुंदर दिखने लगती है। भाभी, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन ये 2 पल की खूबसूरती का क्या फायदा? जैसे ही मुंह धो लूंगी तो वैसे ही बदसूरत हो जाऊंगी। इसका भी रामबाण इलाज है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। शिल्पा काव्या को एक बहुत बड़े ब्यूटी सैलून में लेकर आती है जहां पर प्रोफेशनल वर्कर से काव्या का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। उसके चेहरे पर ब्लीच स्पेशल किया जाता है, बालों को सीधा कर दिया जाता है, साथ में उसके चेहरे पर एक हाइड्रा फेशियल करके उसे पहले से सुंदर बना दिया जाता है। चमत्कार ही हो गया है भाभी, मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ, बिल्कुल आपकी तरह नेचुरल ब्यूटी। अब देखना, तुम्हारे लिए एक से एक रिश्ते आएंगे और सब तुम्हारी खूबसूरती को देखकर पागल हो जाएंगे। इस तरह काव्या के लिए बहुत जल्दी रिश्ता भी आ जाता है और बहुत जल्द उसकी शादी हो जाती है। अपनी भाभी की कॉपी करते करते आखिरकार काव्या बिल्कुल शादी के बाद उनकी तरह ही दिखने लगती है और वह शादी के बाद अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।